हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एएससी स्टार्टर में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चन एक एक मार्क्स वाले कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो संसाधन एवं विकास जो आपका चैप्टर 1 है जियोग्राफी में, तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है। अजैव मतलब जो जीवित नहीं है, ठीक है, मतलब जो अबायोटिक है। ठीक है, बायोटिक एबायोटिक पढ़ोगे ना आपने, वही। तो प्राणीजात, मानव, पशु या धातु है। तो धातु क्या, अजैव है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही है। मतलब लेटराइट मिट्टी है ना, आपने मिट्टियों के प्रकार पढ़े होंगे, 6 प्रकार की मिट्टी आपके में बता रखी है। जैसे आपसे ये भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या, रेगड़ मिट्टी है ना। तो ऐसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जो लेटराइट मिट्टी है ना, उसके बारे में यहाँ पे कौन सी बात सही लिखी है। तो देखिए, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। मतलब ये मिट्टी जो बनती है ना, इसलिए बनती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और इस पर सबसे ज़्यादा क्या उगता है, चाय और काजू। ठीक है, और सभी कथन सही है, हाँ सभी सही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक डैश हैं। तो कौन है। देखो, जो बॉक्सेस में जो लिखा है उसको भी आप जरूर पढ़ा कीजिए। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक जो है वो है ई शुमाकर। ओके, नेक्स्ट है, काली मिट्टी चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें चावल की जगह क्या आना चाहिए, काली मिट्टी पर क्या उगता है। मैंने आपको अभी बताया था काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगड़ मिट्टी, है ना। तो काली मिट्टी पर उगता है कपास। फिर नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो जैसे 2 प्रकार के होते हैं ना, जैव और अजैव। देखो, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये डिलीटेड में लिखा था। देखो एक बार इसे कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना थोड़ा सा ये। तो उत्पत्ति के आधार संसाधन जो है वो 2 प्रकार के, जैव और अजैव। तो ये सत्य है, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों ये आपको क्वेश्चन आते हैं करने, संकल्पना और कारण वाले। तो इसमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, अगर दोनों ट्रू होते हैं तो फिर ये चेक करना होता है कि जो नीचे वाली बात लिखी है ऊपर वाले के लिए है या नीचे वाले के लिए या ऊपर वाले के लिए नहीं है। इस तरह से अगर ऊपर वाले के लिए है तो कारण सही लिखा है फिर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, संकल्पना, मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे कारण क्यों होता है, मतलब मिट्टी में जो कटाव आता है या वो बह जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये कह रहे इसका कारण ये है क्योंकि कृषि के गलत तरीकों के कारण मिट्टी अपरदित हो जाती है। तो देखो दोनों सही हैं और कारण बिल्कुल सही है। यही कारण है जिसकी वजह से मिट्टी का अपरदन होता है। तो जब दोनों सही हैं तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, हम ये वाला टिक कर देंगे, पहले वाला, कि दोनों सही हैं और जो कारण है वो कल्पना से रिलेटेड ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, हम नवीकरणीय का बहुत सारा बता सकते हैं, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास जो आने वाली और वर्तमान पीढ़ी के हितों को ध्यान में रख के किया जाता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और इसकी जगह अगर धारणीय विकास आ गया तब भी आपको यही बताना है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इसे बता नहीं रहा मैं ज़्यादा। संसाधन नियोजन भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि
संसाधनों के संरक्षण और सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। ठीक है, मतलब पर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है, तो आप बता देना कि संसाधनों को बचाने के लिए और सतत पोषणीय विकास के लिए, और देश को जो है ना, देश को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है और आवश्यकता असीमित है, तो उनको काफ़ी हद तक पूरा करने के लिए ना हम संसाधन नियोजन करते हैं ताकि देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उसके बाद संसाधन किसे कहते हैं, आप बता दो। प्रत्येक वस्तु जिसका मनुष्य प्रयोग करता है अपनी आवश्यकता के लिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं संसाधन। और संसाधन में आप ये भी बात जोड़ देना कि उस वस्तु को संसाधन कहा जाएगा जिसकी तकनीक उपलब्ध है, ठीक है, जिसे समाज ने स्वीकार किया हुआ है, ठीक है, समाज ने स्वीकार किया और उस देश के द्वारा उसे मान्यता मिली हुई है। ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो इतने बहुत है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संसाधन उस वस्तु को कहा जाता है जिसके लिए हमारी पास तकनीक उपलब्ध है, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वायु, सौर ऊर्जा, वन, जल, बहुत सारे संसाधन होते हैं। अब हम 3 से 5 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो आप बता देंगे ना अभी संसाधन क्या है। प्रत्येक वस्तु जिसका मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, और संसाधन के लिए आपको मैंने बोला था कि उसमें आपको 2 बातें कम से कम जरूर ऐड करने हैं कि हम उसे संसाधन कहेंगे जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, मतलब जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर कोई चीज़ संसार में समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। और संसाधन के वर्गीकरण जो है ना वो कैसे कैसे, एक उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय। एक बार दोबारा सुन लो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव अजैव होते हैं। जैव वो होते हैं बच्चों जो जीवित होते हैं, अजैव वो होते हैं जो जीवित नहीं होते। समाप्यता के आधार पर संसाधन एक होते हैं नवीकरणीय जो हर बार नए होते रहते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जिसमें भौतिक रसायनों का प्रयोग करके नए कर देते हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद ना समाप्त हो जाते हैं, जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। एक होते व्यक्तिगत जो किसी एक व्यक्ति के होते हैं, जैसे आपका पेन, आपका मोबाइल। सामुदायिक जो पूरे समाज का होता है, जैसे पार्क हो गए। राष्ट्रीय जो पूरे देश का है, जैसे सड़कें हो गई। अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व का है, जैसे धरती के बाहर जो अंतरिक्ष है उस पर पूरे विश्व का अधिकार है। और अगर किसी भी देश की जो बाउंड्री है ना उसके बाहर का जो समुद्र है, मतलब उसकी बाउंड्री से 200 किलोमीटर के बाहर का जो समुद्र है ना वो अंतर्राष्ट्रीय में आएगा। ठीक है, विकास के स्तर पर एक होते हैं संभावित, एक विकसित, भंडार और संचित कोश। संभावित का मतलब होता है जिसका प्रयोग आज नहीं कर रहे भविष्य में करेंगे। विकसित का मतलब होता है जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, भंडार का मतलब होता है कि जो हमारे पर्यावरण में मौजूद तो है लेकिन हमारे पास ना उसकी तकनीक नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं है जिससे हम उसे पानी बना सकें, तो उसे भंडार कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो आप बता देना कि पॉइंट में लिख देना जनक सामग्री, उच्चावच, वनस्पति, जलवायु, अन्य जीव रूप और टाइम। ठीक है, इसके अलावा मानवीय क्रियाएं भी होती हैं जो मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, मिट्टी में होता है खनिज कण, ह्यूमस, जल और हवा।
ठीक है। थोड़ा सा अगर आप और बताना चाहते हो आप बता सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उन वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अगर अचानक बारिश पड़ती है तो उसमें दरारें आ जाती हैं। उन्हीं में जब पेड़ उगते हैं, तो जब वो पेड़ उगते हैं तो उस दरार को और बड़ा कर देते हैं। इस प्रकार जब बारिश दोबारा से होगी तो मिट्टी बहकर आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है, ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के उपयोग से सामने आ सकती है। तो अगर हम संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या क्या दिक्कत आएगी। पहली आएगी, जो भावी पीढ़ी है उसको संसाधन नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, अत्यधिक संसाधन के दोहन, इसमें स्पेलिंग ठीक कर लो, दोहन है ये। दोहन के कारण भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अत्यधिक वनोन्मूलन होगा और मानव के लिए संकट पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते हैं। कथन की व्याख्या उदाहरणों के साथ दीजिए। कह रहा है कि पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान, अगर पर्यावरण में क्षति होगी, मतलब पर्यावरण अगर खराब होगा तो उससे जो है ना राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं पर ध्यान नहीं जाएगा। कैसे, आप खुद सोचिए डियर स्टूडेंट्स। अगर पर्यावरणीय क्षति होगी तो राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं को थोड़ी वो देखेगी। ठीक है, अब वो जैसे अगर ओजोन परत में छेद हो गया तो वो ये थोड़ी देखेगी इस देश ने, मतलब जैसे अमेरिका ने या किसी देश ने मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ओजोन परत में नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो उसका भुगतान वही करेगी। वो तो किसी भी जगह छेद हो सकता है ना। तो ये बता रहा है, ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर बहुत ज़्यादा निकलेगी तो क्या होगा, ओजोन परत में छेद हो सकता है। इसलिए करे कोई और भरे कोई और, ये भी हो सकता है। इसलिए हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। ऐसे देखो, अगर CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बहुत बड़ी मात्रा में जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे और बहुत से इलाके समुद्र में डूब जाएंगे। इससे विश्व के बहुत से देशों को नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि अगर पर्यावरण की क्षति होगी तो उससे होने वाला जो नुकसान है वो किसी एक देश की बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं रहता, वो किसी भी देश को दिक्कत दे सकता है। एक भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। अगर आप भू संरक्षण की समस्या को हल करना चाहते हैं तो क्या उपाय बताएंगे। देखिए आप बता सकते हैं, जैसे भूमि तथा इनके उत्पादों के निक्षेपण को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उचित भू संरक्षण पद्धतियों तथा इंजीनियर ढांचों का प्रयोग करें। मतलब इंजीनियर के द्वारा जो रिसर्च की गई है ना, उस स्ट्रैटेजी को, उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। और मृदा नमी की सुरक्षा करना, मतलब मिट्टी की जो नमी वो बनी रहे। हानियों को रोकने के लिए जुताई का विकसित ढंग, मतलब जो जुताई है उसको मॉडर्न जमाना इस्तेमाल किया जाए। ऐसी खेतों में खूंटी तथा ठूंठ छोड़ना और मृदा पर वनस्पतियों के सघन आवरण को बनाए रखना, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए अब मैं आपको एक पैसेज के बेस पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अगर हम संसाधनों का सोच समझ कर प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें प्लानिंग करनी होगी। इसलिए भारत जैसे देश में, जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, मतलब हमारे पास तो बहुत प्रकार के संसाधन हैं, ये और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे ही प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। ऐसे लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है।
इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है ताकि संसाधन हर किसी को उपलब्ध हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। आप यहीं से देख सकते हैं, ऊपर यहीं लिखा था। ठीक है, राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। लद्दाख की विशेषता बताओ। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है, परंतु प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार है। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध है। ऊपर पैसे में ढूंढ के करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। राजस्थान में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको एक ये वीडियो प्रोवाइड करी है। ऐसे मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और वीडियोस लाने की। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।